नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं मनीष अलग आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने मनी रिकवरी का केस या तो किसी के ऊपर करना है या आपके ऊपर हुआ है, तो कौन कौन सी सिविल प्रोसीजर कोड की सेक्शंस और ऑर्डर हैं जो आपके काम आ सकते हैं, इस वीडियो में हम वो देखेंगे। करीब 20 सेक्शंस और ऑर्डर सीपीसी के हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि कौन सी चीज कौन से सेक्शन में या ऑर्डर में दी गई है। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 6 ऑफ सीपीसी की। ये पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है। पिक्यूनरी का मतलब होता है मनी से रिलेटेड और ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है एक कोर्ट की अथॉरिटी, लीगल अथॉरिटी उस केस को हैंडल करने की, एडजुडिकेट करने की। देखिए, सिविल कोर्ट कोई भी केस को हैंडल कर सकता है, एडजुडिकेट कर सकता है, अनटिल एंड अनलेस इट इज बार्ड बाय द लॉ। और वो बार्ड कैसे हो सकता है? अगर उसकी अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि आइडली देखिए, जो लोअर लेवल के कोर्ट हैं वो कम अमाउंट के केसेस हैंडल करते हैं, और जैसे जैसे हायर होते जाएंगे अमाउंट भी उतना हायर होता जाएगा। अब मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो 50,000 तक के केसेस देखता है। अब मान लीजिए आपने 1 लाख का आपके पास केस है, मीन्स 1 लाख रुपए आपने लेने हैं। आपको लगता है यार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना खर्चे कम है, मैं 50,000 रुपए यहां से मांग लेता हूं, और अगर जीत जाता हूं तो उसके बाद 50,000 दोबारा मांग लूंगा। बट ऐसा नहीं होगा। अगर आपने एक बार 1 लाख में से 50,000 मांग लिया तो मीन्स वो केस वहीं पे खत्म हो जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। और दोस्तों, अगर आप गलत कोर्ट में चले गए तो आपकी प्लेंट, आपकी जो कंप्लेंट है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। और अगर वो रिजेक्ट नहीं करती तो भी आपका जो डिफेंडेंट है, जिसके ऊपर आपने केस किया है, वो भी इस केस को रद्द करने के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 के तहत। और मान लीजिए गलती से ये केस चल निकला और इसके अंदर जजमेंट भी आ गई, तब भी ये जजमेंट मानी नहीं जाएगी। सेक्शन 20 ऑफ सीपीसी ये कहता है कि केस वहीं दायर किया जा सकता है जहां पे या तो डिफेंडेंट रहता है या फिर कॉज ऑफ एक्शन है, मतलब कि जहां एग्रीमेंट बनाया गया था। सेक्शन 26 ये कहता है कि आपको वर्बल नहीं, आपको प्रॉपर तरीके से सूट फाइल करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर। ऑर्डर नंबर 7 सबसेक्शन 2 बात करता है फॉर्मेट की। प्लेंट कैसी होनी चाहिए, आपकी जो कंप्लेंट प्लेंट लिखते हैं आप, वो कैसी फॉर्मेट होनी चाहिए उसकी। और ये समन के साथ आपको प्लेंट भेजना डिफेंडेंट को जरूरी है। इसके अंदर इंटरेस्ट पार्ट भी आता है, जो इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए वो पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है और फ्यूचर हो सकता है। पास्ट होता है जब से वो ड्यू हुआ टिल द पॉइंट आपने सूट फाइल किया, वो हो गया आपका पास्ट इंटरेस्ट। प्रेजेंट हो गया जब तक आपका सूट चल रहा है, कोर्ट में केस चल रहा है, उस टाइम ड्यूरेशन का जो इंटरेस्ट होगा वो प्रेजेंट इंटरेस्ट माना जाएगा। और फ्यूचर इंटरेस्ट वो हुआ कि जब से जजमेंट आ जाती है उसके बाद से एक्चुअल मिलने तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम कहते हैं फ्यूचर इंटरेस्ट, जो आपको मिलना चाहिए। सेक्शन 34 ऑफ सीपीसी इसके बारे में बात करता है, और इसके अंदर ये बात कही गई है कि अगर आपकी जो जजमेंट आई है उसके अंदर पास्ट और प्रेजेंट इंटरेस्ट के बारे में तो लिखा हुआ है, लेकिन फ्यूचर इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो ये मान लिया जाएगा कि कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है आपको फ्यूचर इंटरेस्ट देने से। लेकिन ये चीज आर्बिट्रेशन के लिए लागू नहीं होती। आर्बिट्रेशन में अगर कुछ नहीं दिया होता फ्यूचर इंटरेस्ट के बारे में, तो वो 18% मान लिया जाता है। 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ उसके अंदर फ्यूचर इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। सेक्शन 35 दोस्तों डील करता है
कोर्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड, जो आपके लिटिगेशन के, आपके कोर्ट कचहरी के जो खर्चे हुए हैं उसके बारे में डील करता है, क्योंकि जजमेंट में इसके लिए भी प्रावधान होता है। आपको कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, जो लीगल एक्सपेंसेस हैं वो भी मिलते हैं, लेकिन इसको कोर्ट मना भी कर सकता है। लेकिन अगर मना करेगा तो उसको उसका रीजन बताना पड़ेगा अपनी जजमेंट के अंदर। सेक्शन 38 बताता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री की, मतलब जो जजमेंट आई है उसकी एग्जीक्यूशन की बात करता है। और अगर इसमें कहीं उसको कोर्ट में ट्रांसफर भी करना पड़े तो वो भी उसका प्रावधान भी होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40। मतलब कि मान लीजिए आपका केस जो है वो चल रहा है दिल्ली के अंदर, लेकिन आपका जो डिफेंडेंट है उसकी प्रॉपर्टी है बैंगलोर में, और जजमेंट आपकी फेवर में आ गई, उन्होंने कहा इनकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दो, तो वो दिल्ली वाली कोर्ट नहीं कर सकती, उसके लिए वो बैंगलोर में शिफ्ट होगा केस। वहां बैंगलोर से जो जजमेंट है वो ट्रांसफर होगी बैंगलोर के कोर्ट में, और बैंगलोर उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करेगा। सेक्शन 39 भी यही कह रहा है, ट्रांसफर ऑफ केस की कोर्ट की बात कर रहा है। और इन केस अगर मान लीजिए वो सैलरीड है तो उसके लिए कोर्ट ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। सैलरीड का मतलब ये हुआ उसकी सैलरी को अटैच करना है, मतलब वो उसके बैंक अकाउंट में ना आए, वो आपके बैंक अकाउंट में आए। तो इस केस में कोर्ट अपना केस कहीं और ट्रांसफर नहीं करेगी, उसको इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट कंपनी को ऑर्डर दे सकती है। सेक्शन 41 ये कहता है कि जिस कोर्ट ने ट्रांसफर किया है दूसरे कोर्ट को, उस कोर्ट को जब वो पूरी चीज कर लेगा, एग्जीक्यूशन कर लेगा, तो उसे वापस रिपोर्ट करना है। मान लीजिए जो दिल्ली का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, दिल्ली से बैंगलोर गया केस, तो बैंगलोर ने अगर उसकी प्रॉपर्टी ऑक्शन कर दी तो इसकी रिपोर्ट वो वापस दिल्ली में करेगा, ताकि दिल्ली की कोर्ट वाले, जहां ओरिजिनली ये केस चला था, वो ताकि दिल्ली की कोर्ट अपने रिकॉर्ड्स में ये नोट कर ले कि ये इसकी जो एग्जीक्यूशन थी वो हो गई। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं सेक्शन 46 ऑफ सीपीसी क्या कहता है। वो ये कहता है परसेप्ट के बारे में कहता है। परसेप्ट क्या चीज होती है दोस्तों? होता एक्चुअली क्या है कि मान लीजिए वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं दिल्ली और बैंगलोर का। दिल्ली से उसकी जजमेंट उसके खिलाफ आ गई, बैंगलोर में वो बैठा हुआ है, उसको पता लग गया यार मेरी प्रॉपर्टी अटैच होने वाली है, वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है, बिकॉज ट्रांसफर एक्चुअली होने में टाइम लगता है। तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट इमीडिएट बेसिस पे बैंगलोर मतलब दूसरी वाली कोर्ट को ये इत्तला कर देती है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच कर लो इमीडिएट बेसिस पे। लेकिन इस अटैचमेंट को अब्सोल्यूट कराने के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा बैंगलोर की कोर्ट के अंदर, जहां आप इसको प्रॉपर प्रोसीड करके इसका एग्जीक्यूशन करवाओगे। मींस अगर उसकी ऑक्शन होनी है प्रॉपर्टी की तो ऑक्शन करोगे आप। इसके अंदर एक्सटेंशन आपको मिल सकता है, 2 महीने तक का एक्सटेंशन मिल सकता है। अब सेक्शन 75 की बात करते हैं। सेक्शन 75 कहता है कि कोर्ट कमीशन सेटअप कर सकती है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। मान लीजिए किसी की कुछ इन्वेस्टिगेशन करानी है या किसी अकाउंट्स ठीक करवाने हैं किसी चीज के, तो वो कमीशन बिठा सकती है। इसके बाद अगर बोरोअर जो है वो गवर्नमेंट है तो उसके लिए सेक्शन 79, 80, 81 आप पढ़ सकते हैं। और अगर उसके अंदर आपको कोई ऐसी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं सेक्शन 96 क्या कहता है। सेक्शन 96 कहता है अपील के क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं। अगर आपने अपील करती हैं तो किन किन सर्कमस्टांसेस के अंदर आप अपील कर सकती हैं। सेक्शन 151 बात करता है इनहेरेंट पावर्स ऑफ कोर्ट की, जो उसको दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोर्ट फीस की बात आती है, आप पूरी कोर्ट फीस नहीं दे सकते। मान लीजिए 20,000 फीस है, आप कहते हैं मैं अभी 5,000 दे देता हूं और बाकी 15,000 मैं 3 महीने बाद 4 महीने बाद दे दूंगा, तो इस बात को भी कोर्ट मान सकती है। ये आप इस सेक्शन के अंदर देख सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों आता है सेक्शन 153 सबसेक्शन बी। ये बात करता है कि ये ओपन कोर्ट होती है। सिविल कोर्ट जो मनी मैटर्स के अंदर डील कर रही है वो ओपन कोर्ट होती है, मतलब कि वहां पे कोई भी आ सकता है, कोई पब्लिक भी आ सकती है, कोई जर्नलिस्ट भी आ सकता है। बस हाँ, कोर्ट का डेकोरम मेंटेन होना चाहिए, लेकिन ये चीज आर्बिट्रेशन के अंदर नहीं होती। आर्बिट्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ पार्टीज ही आ सकती हैं। ऑर्डर 5 दोस्तों ये कहता है कि अगर वो सम्मन लेने में अगर वो आनाकानी कर रहा है तो वो सम्मन उसके दरवाजे पे चिपकाया भी जा सकता है। मीन्स ये बात करता है वेज टू सर्व सम्मन की। ऑर्डर 17 बात करता है एडजर्नमेंट्स की, मीन्स सस्पेंशन ऑफ डेट्स की। इन केस आइदर पार्टी को कुछ दिक्कत है, उन जो भी उनको डेट मिली है उससे उनको रिलीफ चाहिए, तो कोर्ट जो है वो जो केस जो डेट है वो सस्पेंड कर देगा, आगे की डेट दे देगा। ऑर्डर 22 बात करता है डेथ ऑफ पार्टीज की। इस केस के अंदर जो उसके लीगल हायर्स हैं वो केस को टेक ओवर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस किए थे सेक्शंस और ऑर्डर सीपीसी के, जो आपके मनी रिकवरी केसेस के अंदर काम आ सकते हैं। इसी के साथ मैं मनीष अलग आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार।